हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस का पीटी 365। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पॉलिटी वाला पार्ट स्टार्ट किया है जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक कौन सा था, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस किया था। सेकंड जो हमारा टॉपिक था वो था फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। बेसिक स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि केशवानंदा भारती जो है उनकी डेथ हो गई, इस वजह से न्यूज में रहा। 1973 के केशवानंदा भारती से बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकती है, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। ये केशवानंदा भारती केस में बोला था। ठीक है, इसने किस चीज को चेंज किया था? गोलकनाथ केस के जो भी जजमेंट था उसको चेंज किया था। ठीक है, गोलकनाथ केस में बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, दूसरा हमने देखा था इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको 2 बार इम्पीच किया गया है। तो हमारे यहाँ पे भी हमने देखा था कि क्या प्रोसेस होता है। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन पे जो आर्टिकल 61 में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमने प्रोसेस देखा था 2 स्टेज में होता है। पहले लोकसभा में पास किसी भी हाउस में से स्टार्ट हो सकता है। लोकसभा में से अगर स्टार्ट होता है तो किसी मतलब या राज्यसभा में से स्टार्ट होता है। पहले हाउस में हमेशा 1/4 मेंबर को साइन करना पड़ता है कि ये जो प्रेसिडेंट पे चार्जेस लगाए गए हैं उसके लिए वो एग्री है। उसके बाद पूरा प्रोसेसिंग चलता है। उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से अगर ये पहला वाला हाउस पास कर देता है उसके बाद सेकेंड हाउस में जाता है। सेकेंड हाउस इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह वर्क करता है और अगर उनको लगता है कि हाँ प्रेसिडेंट के चार्जेस राइट है, उनके ऊपर जो लगाए गए हैं वो राइट चार्जेस है, तो वो उसको इम्पीच कर देते हैं। ठीक है, जबकि हमने देखा था कि यूएसए में ऐसा नहीं होता। वहां पे स्टार्ट कहाँ से होता है? सिर्फ लोअर हाउस से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो उनका अपर हाउस होता है वो एज अ इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तीसरा हमने देखा था पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, जिसमें हमने देखा था राजीव गांधी केस के असैसिनेशन वाले केस में तमिलनाडु गवर्नर के सामने एक केस पेंडिंग है जिसमें एजी पेरियावालन को 2 साल से एक केस पेंडिंग है जिसमें उनको रेमिशन के लिए डिमांड की गई है। ठीक है, तो हमने देखा था कि पार्डनिंग पावर क्या होती है, प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या डिफरेंस होता है। प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है लेकिन गवर्नर किसी भी केस में डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हमने देखा था 5 पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की। पहली हमने देखी थी कौन सी होती है? पार्डन होती है। दूसरी हमने देखी थी कम्यूटेशन होती है। तीसरी हमने देखी थी रेमिशन होती है। चौथी हमने देखी थी रेस्पाइट होती है। पांचवी हमने देखी थी रेमिट होती है। ठीक है, सॉरी, एक बार आप लिख लीजिए, पार्डनिंग, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट और रिप्राइव। ठीक है, रिप्राइव इसमें पार्डन कर दिया जाता है, इसमें कन्वर्ट किया जाता है लाइटर फॉर्म में, इसमें टाइम डिक्रीज किया जाता है, स्पेशल केस के लिए होती है और रिप्राइव टेम्पररी केस के लिए होता है। मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म में आपको लर्न करने के लिए बताया था। अगर पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप कमेंट बॉक्स सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जा सकते हैं। नहीं तो चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है विजन आईएएस पीटी 365, वहां आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। ओबीसीज के लिए कमीशन बनाया जाता है। उस कमीशन का हेड कौन है? अभी अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा हो तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन है उनके हेड। और 2017 में इस कमीशन को बनाया गया था लेकिन अभी इसका टाइम एक्सटेंड किया गया है। और सब कैटेगराइजेशन में एनसीबीसी ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड और डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, ये 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब का आया था? 1963 में आया था। इसमें क्या हुआ है, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला है कि हिंदी एंड इंग्लिश के अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज में किसको ऐड करना चाहिए? वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को भी ऐड करना चाहिए। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने राइट टू प्रोटेस्ट और हेट स्पीच के बारे में देखा था। जो शाहीन बाग वाला केस था जिसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसमें रोड ब्लॉकेज किया था, इसलिए वो राइट टू प्रोटेस्ट वैलिड नहीं था। लेकिन जो फार्मर्स के केस वाला है वो वैलिड है क्योंकि वो कोई ऐसा ब्लॉकेड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर पार्लियामेंट्री के फंक्शन के बारे में हमने सेकंड पार्ट में देखा था जिसमें हमने क्वेश्चन आर को डिस्कस किया था कि 11 से 12 जो होता है वो क्वेश्चन आर होता है और उसको क्या किया गया था, अभी कोविड-19 पैंडेमिक के कारण सस्पेंड कर दिया गया था। और ये भी देखा था
पार्लियामेंट की पूरी वर्किंग क्या होती है 11 बजे से लेके 6 बजे तक, ठीक है। इसको आपको डिटेल में देखना है तो आप इसका भी सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। इनका भी ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी होती है अडॉक कमेटी। ये जो होती है वो परमानेंट नेचर की होती है, ये जो होती है वो टेम्पररी नेचर की होती है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, पर्टिकुलर टास्क को रन करती है, ये रेगुलर बेसिस पे रहती है, हर 1 ईयर में इनको सिलेक्ट किया जाता है। फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में देखा था कि एम्बिग्विटी है, इसके बारे में क्लियर मेंशन नहीं है, तो इसके बारे में न्यूज थी कि इसको क्लियर किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। राज्यसभा इलेक्शंस में हमने देखा था कि 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, तो अभी 19 राज्यसभा सीट्स के इलेक्शन हुए थे, इसलिए राज्यसभा इलेक्शन न्यूज में था। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज और भी बहुत सारी थी, ठीक है। अब सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देख लीजिए हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। 6th शेड्यूल, बोरोइंग पावर्स, आर्टिकल 370, इंटर स्टेट काउंसिल और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम जुडिशियरी भी आज ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हम लोगों ने ये सब, एक सेकेंड वेट, ये डिस्कस किया हुआ था 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट के बारे में, इंडिया एंड यूएसए के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने देखा था प्रेसिडेंट और गवर्नर की क्या पार्डनिंग पावर्स होती है, क्या पावर है, ठीक है। फिर सब कैटेगराइजेशन देखो, जस्टिस जी रोहिणी जो है वो इनके हेड थे, ठीक है। मंडल कमीशन इसका बैकग्राउंड था। एनसीबीसी क्या है, एनसीबीसी 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बनी है और आर्टिकल 338B जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड रखा गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है, ठीक है। आर्टिकल 344 याद रखना, जिसमें प्रेसिडेंट को हर 5 साल में इस कमीशन को क्या करना होता है, कॉन्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है। फिर अदर इंपॉर्टेंट में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट में क्वेश्चन आर डिस्कस किया था। सबसे पहले क्वेश्चन आर होता है, फिर 0 आर होता है, ठीक है। क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में दो होती है, स्टैंडिंग कमेटी एंड अडॉक कमेटी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। राज्यसभा इलेक्शन में क्या होता है, 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं और 30 ईयर्स जो है मिनिमम एज होना चाहिए। उसके अलावा हमने एमपी लाइट स्कीम के बारे में देखा था, आर्टिकल 164 के बारे में देखा था, जिसमें वो बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है उसके 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने बोला था 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान ली 100 सीट्स है हमारे, फॉर एग्जाम्पल 100 सीट है किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने होने चाहिए, ओनली 15 होने चाहिए, ठीक है। ये ऐसा बोलता है। एमपी लाइट स्कीम जिसको सस्पेंड कर दिया था कोविड-19 की वजह से, इसमें फंड रिलीज करने के लिए वापस से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, ठीक है। और हमारे जो के वेणुगोपाल है उनको वापस से अटॉर्नी जनरल बनाया है 1 ईयर के लिए, ठीक है। इनका टर्म किसने एक्सटेंड किया है, वो किया है हमारे प्रेसिडेंट ने। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में। चलिए आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में। सेंट्रल स्टेट रिलेशन में पहला जो हमारा टॉपिक है वो है 6th शेड्यूल से रिलेटेड। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल है। इनिशियली कितने थे, 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। ये जो 6th शेड्यूल है वो किसके बारे में बताता है, स्पेशल एससी एंड एसटीज के बारे में बताता है, ठीक है। इसमें क्या मेंशन किया है कि एटीएम में मनी नहीं है, ये पर्टिकुलर स्टेट्स के बारे में मेंशन किया गया है। ये चारों स्टेट्स जो हैं वो ऑटोनॉमस हैं, किसके अंदर में, 6th के अंदर में। 5th वाले जो शेड्यूल है उसके अंदर भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले एससी और एसटी एरियाज को रखा गया है, लेकिन 6th में स्पेशली इन चारों के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है, एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश को अब 6th शेड्यूल में रखने की जरूरत है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने पहले भी डिमांड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए और आर्टिकल 370H को हटाकर अरुणाचल प्रदेश को 371A और 371G में रख देना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, जैसे कि नागालैंड और मिजोरम के साथ को रखा गया है 371A और 371G में, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश को रखा जाना चाहिए, ठीक है। 371A और 371G क्या करता है, स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। इस वजह से अरुणाचल प्रदेश भी चाहता है कि उनके भी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्शन मिले।
ठीक है। आर्टिकल 370H जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट एंड इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन इन रिलेशन टू। अब मतलब 371H में गवर्नर के पास स्पेशल पावर है, लेकिन उनको रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस के प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा कोई पावर नहीं है। एट प्रेजेंट क्या है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के अंदर में आता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या है, सारे जो सिटीजन्स हैं इंडिया के उनका जाना प्रोहिबिट है। अरुणाचल प्रदेश में हम मतलब कोई भी इंडिया का सिटीजन विदाउट इनर लाइन परमिट के एंटर नहीं कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। ठीक है, अब ये आर्टिकल 370 क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। आर्टिकल 371 से लेके आर्टिकल 371J जो है उसमें स्पेशल प्रोविजन को रखा गया है 11 स्टेट्स की। ठीक है, 11 स्टेट के स्पेशल प्रोविजन को रखा गया है जिससे उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में देखा जा सके, क्योंकि ये सारे जो एरिया है वो कहाँ के हैं, ट्राइबल एंड लोकल पीपल के साथ डील करते हैं, तो इसके बारे में सारा रखा गया है। तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पे बहुत ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है और अलग ही स्पेशल कल्चर है वहां पे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 371 से 371J के आर्टिकल्स बनाए गए हैं। अब ये जो मैंने बोला कि अरुणाचल प्रदेश में जो भी कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जाएगा तो उसको इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश में एंट्री के लिए लेनी पड़ेगी। अब ये इनर लाइन परमिट क्या होता है, ये एक सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट होता है जो इंडियन सिटीजन को अलाउ करता है कि वो जाके विजिट कर सकते हैं कहाँ पे, या फिर स्टे कर सकते हैं उस स्टेट में जहाँ पे इनर लाइन परमिट लगा हुआ है। ठीक है, ये कब से चल रहा है, ये ब्रिटिश एरा का रेगुलेशन है, क्योंकि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 ये क्राउन के जो उनके खुद के कमर्शियल इंटरेस्ट है उसके वजह से लगाया गया था। अब इनर लाइन परमिट में कौन कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर आता है। अगर आपने ज्योग्राफी में इंडिया का मैप देखा होगा तो आपको पता होगा, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यहाँ अरुणाचल आता है, यहाँ नागालैंड आता है, यहाँ मणिपुर आता है, मिजोरम आता है। इसका शॉर्ट ट्रिक है, ये तो अरुणाचल प्रदेश तो सबको याद रहता है, नीचे का कंफ्यूजन होता है तो याद रखिएगा नमामि। क्या याद रखेंगे आप, नमामि। नमामि मतलब नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं इन सब में क्या चाहिए रहता है, इनर लाइन परमिट चाहिए रहता है। ठीक है, इसके बिना आप एंटर नहीं कर सकते। फॉरेनर्स के लिए क्या होता है, हर फॉरेनर को भी इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है, सिर्फ किसको छोड़ के, भूटान के सिटीजन को छोड़ के। जो भी एंटर करना चाहते हैं प्रोटेक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, उन सबको स्पेशल परमिट की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। तो समझ में आया, इंडिया के सिटीजन्स के लिए होती है इनर लाइन परमिट, और जो फॉरेनर्स होते हैं एक्सेप्ट भूटान, उनको क्या जरूरत होता है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। समझ में आया इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्स्थ शेड्यूल में क्यों आना चाहते हैं और सिक्स्थ शेड्यूल क्या है। तो सिक्स्थ शेड्यूल में हमको पावर दी गई है ट्राइबल कम्युनिटीज को कि वो ट्राइबल एरियाज को क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेट कर सकते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसको कैसे याद रखेंगे, अब कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो इसको याद रखना है, एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है मतलब मणिपुर नहीं है, तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर नहीं आएगा। ठीक है, ये 4 स्टेट्स हैं, और वो मैंने बताया था नमामि से आपको याद रहेगा। ओके, और ये जो प्रोविजंस है वो किस आर्टिकल में लिखे हैं, आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 275 में लिखे गए हैं। ठीक है, अब एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट दैट आर रजिस्टर्ड एज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ऐसे कौन से एरियाज है जिस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, आसाम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। तो आसाम में तो आपको याद होगा बोडोलैंड है, एक कार्बी है, ठीक है, फिर दीमा हसाओ, ये 3 लोग ये न्यूज में रहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिल्स हैं और इन्हीं तीनों के नाम पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, त्रिपुरा में तो त्रिपुरा ट्राइबल एरिया बनाया गया है। मिजोरम में याद रखना है आपको चकमा ट्राइब के बारे में, लाई और मारा। ठीक है, ये 3 ट्राइब है, चकमा, लाई एंड मारा। ओके, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में, आसाम में बोडोलैंड, करबी और दीमा हसाओ, ये 3 है। ठीक है,
अब चलो आर्टिकल 244 जो है वो क्या करता है, आर्टिकल 244 जो होता है स्पेशल प्रोवाइड स्पेशल सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एरिया, पर्टिकुलर एरिया के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देता है जिसको हम शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरियाज बोलते हैं। तो जो एटीएम में मनी नहीं है, मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनमें एक पर्टिकुलर इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और इनको शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरियाज बोलते हैं। आर्टिकल 275 क्या करता है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स देता है, जो कहाँ से ग्रांट्स कहाँ से मिलती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको मिलती हैं। और ये जो ग्रांट्स होती हैं वो स्पेसिफिक ग्रांट्स होती हैं और ये किसके लिए यूज की जाती है, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए और उनका लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये की जाती है। अब देखो एक और पॉइंट आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है, और इसको कैसे इंक्लूड किया जा सकता है। टू इंक्लूड अरुणाचल प्रदेश इन 6th शेड्यूल रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आउटसाइड आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अलावा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा अगर इसको 6th शेड्यूल में ऐड करना है, ठीक है। फिर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, हमने कल एक पढ़ी थी एनसीबीसी जो 338B में आती है, रिसेंटली बनी है, ठीक है। कौन सी ईयर में बनी है, कौन सा अमेंडमेंट था, कमेंट बॉक्स में बताइए। जो एनसीएसटी बनी थी उसका आर्टिकल है 338A, ये कौन सी ईयर में बनी है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। अब एनसीएसटी ने बोला था, रिकमेंड किया था कि यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख को, उसको भी डिक्लेयर कर देना चाहिए एज अ ट्राइबल एरिया अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भी एग्जेम्प्ट होता है 6th शेड्यूल एरिया और इनर लाइन परमिट एरिया में, मतलब जो भी 6th शेड्यूल में आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एटीएम में मनी नहीं है, ठीक है, ये 6th शेड्यूल में आते हैं। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नमामि, ये सब भी किस में आते हैं, तो इन सारे पे क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं लगेगा। ओके, समझ में आया इतना, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। 6th शेड्यूल में ऐड करने की बात करें किसको, अरुणाचल प्रदेश को 371H हटा के 371A एंड G में लगाने की हो रहा है। और सिटीजन्स को एंटर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में कौन क्या लगता है, इनर लाइन परमिट लगता है। फॉरेन्स को एंटर करने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लगता है, ठीक है। आर्टिकल 244 क्या बताता है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाता है। और 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो एटीएम में मनी नहीं, मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 275 क्या करता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है उन स्टेट्स को। अब एडवांटेजेस क्या है 6th शेड्यूल के, तो वो देखिए, एक तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है इनके लिए, ये पूरा ऑटोनॉमस रीजन हो जाता है जिसको जो गवर्नर होता है वो डिफरेंट एसटीज शेड्यूल ट्राइब के जो लोग होते हैं उनमें डिवाइड कर देता है। अब पावर क्या होती है, ये ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, इसकी क्या क्या पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है, टैक्स रेवेन्यू, रेगुलेटरी और जुडिशियल पावर होती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर, इसमें पावर विद गवर्नर्स ड्यू अप्रूवल, पावर टू लिमिट सेंटर और स्टेट एक्ट बाय गवर्नर्स अप्रूवल, जो गवर्नर अप्रूव करेगा वही सेंटर और स्टेट का एक्ट लगता है इन एरिया में। टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आता है, कलेक्शन होता है एक तो टैक्स का, ठीक है। उसके अलावा जो भी ग्रांट आती है इनको, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो ये पूरा टैक्स रेवेन्यू में आता है। रेगुलेटरी में क्या आता है, इनके पास क्या क्या पावर है रेगुलेट करने की, स्कूल ये रेगुलेट कर सकते हैं, डिस्पेंसरीज, मार्केट और रोड को ये रेगुलेट कर सकते हैं। जुडिशियल मतलब इनका जो विलेज कोर्ट होता है ट्राइबल केस, ट्राइबल एरियाज का, वो ही ट्राइबल केसेस को हैंडल करता है, ठीक है। या फिर जो भी गवर्नर पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को स्पेसिफाइड कर देता है वो वाला जुडिशियल का काम करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब हम देखेंगे 5th और 6th शेड्यूल में क्या डिफरेंस है। 5th शेड्यूल जो है वो 11 स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान, जहाँ पे भी शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं। लेकिन स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, हमने देखा स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, एटीएम में मनी नहीं है को, ये आपको याद हो जाए इस वजह से मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। काउंसिल क्रिएशन किस में किया जाता है, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर से काउंसिल क्रिएशन होता है। इसमें क्या होता है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रोवाइड की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अब ऑटोनॉमी क्या होती है इन दोनों की, इसमें तो पीसा एक्ट लगता है 1996, पीसा मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 लगता है। इनका भी सेल्फ गवर्नेंस होता है ग्राम सभा के थ्रू, और जो भी लोग वहां पे रहते हैं 5th शेड्यूल एरिया में, वो लोग सेल्फ गवर्नेंस करते हैं। लेकिन ये जो 6th शेड्यूल होता है उनको ज्यादा
ऑटोनॉमी होती है एज कम्पेयर टू फिफ्थ शेड्यूल एरिया में, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल में एडवाइजरी काउंसिल होती है और इनके पास एडवाइजरी पावर भी होती है। एडीसी जो होता है उसके पास मच वाइडर पावर होती है, मतलब बहुत पावर होती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास, ठीक है। एक तो ग्रांट करने की पावर होती है, एक रेगुलेशन की पावर होती है, एक लेजिस्लेशन की पावर होती है। ये सेंटर स्टेट के एक्ट को भी वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये सारी पावर किसमें होती है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल में होती है, ठीक है। समझ में आया इतना? चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम बोरोइंग पावर्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये न्यूज में क्यों रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, जो बोरोइंग लिमिट्स होती है स्टेट की उनको इंक्रीज करके 5% कर दिया है। अब वो 5% जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी का 5% तक बोरोइंग कर सकते हैं। पहले ये कितना था, 3% था, ठीक है। इस वजह से ये जो बोरोइंग पावर्स है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की वो न्यूज में रही थी, ठीक है। अब बोरोइंग पावर्स क्या होती है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 292 है उसमें मेंशन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है कि वो कुछ भी बोरो कर सकती है टू लिमिट बोरो सब्जेक्ट टू लिमिट सेट बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बोरोइंग लिमिट को सेट करती है, उसके अलावा इसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है कि कितना भी बोरो कर सकती है। लेकिन ये जो पावर है अंडर आर्टिकल 292 की स्टेट के पास ये जो पावर है वो लिमिटेड होती है बाय द एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। पार्लियामेंट इधर रिस्ट्रिक्ट करती है, ये इधर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया। फिर नेक्स्ट है टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं। तो देखो टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये डोमेस्टिकली भी बोरो कर सकती है, मतलब विद इन इंडिया स्टेट से या फिर कहीं से भी बोरो कर सकती है, या फिर अब्रॉड से भी बोरो कर सकती है। अब्रॉड से बोरो करना मतलब यूएसए से बोरो कर लिया, चाइना से कर लिया, जापान से कर लिया, इन सब से भी बोरो कर सकती है। लेकिन स्टेट सिर्फ डोमेस्टिकली बोरो कर सकता है, मतलब स्टेट दूसरे स्टेट से ले सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकता है, फॉरेन कंट्री से नहीं ले सकता है, ठीक है। तो स्टेट के पास ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। और रिस्ट्रिक्शंस यहाँ तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कैन बोरो अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जितना है उसकी सिक्योरिटी के लिए ये बोरो कर सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ लिमिट ये बोरो नहीं कर सकती। कैन नॉट रेज लोन इफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस लोन इज ड्यू टू द सेंटर। और ये लोन रेज नहीं कर सकता अगर इसका प्रीवियस जो लोन का अमाउंट है वो पेंडिंग है सेंटर के पास, तो ये बोरो नहीं कर सकता। समझ में आया? सेंटर के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है और उनकी जो बोरोइंग लिमिट है वो कौन सेट करता है, पार्लियामेंट सेट करती है। स्टेट के पास लिमिटेड पावर है और स्टेट लेजिस्लेचर उसको सेट करता है, ठीक है। टेरिटोरियल, ये जो सेंटर होता है वो डोमेस्टिकली भी ले सकता है, अब्रॉड से भी ले सकता है, लेकिन स्टेट सिर्फ क्या कर सकता है, डोमेस्टिकली ले सकता है। उसके अलावा स्टेट जो है वो सिर्फ उतना ही बोरो कर सकता है जिसकी जितनी उसकी सिक्योरिटी होती है, और उसमें भी अगर उसके पास प्रीवियस लोन है, जब तक वो उसको चुकता नहीं करेगा तब तक वो आगे का लोन नहीं ले सकता है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड का एक कॉन्सेप्ट आया था। इसमें क्या हुआ था, जब लॉकडाउन के टाइम पे सारे स्टेट्स के जो भी रेवेन्यू थे वो ड्राइंग अप हो रहे थे, मतलब खत्म होते जा रहे थे ना, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा था और ऊपर से सारा खत्म होते जा रहा था। तब स्टेट्स ने डिमांड की थी सेंटर से कि वो जो नॉर्म्स हैं सीएसएफ को यूज करने के, मतलब कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को यूज करने के जो नॉर्म्स है उसको रिलैक्स कर दे, ठीक है। अब कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या होता है, ये 1999 से 2000 के बीच में सेटअप किया गया था आरबीआई के द्वारा, जिसके वजह से मार्केट लोन की वजह से जो भी अगर कभी स्टेट को प्रॉब्लम हो फ्यूचर में तो इन फंड्स का वो यूज कर सके, ठीक है। सीएसएफ क्या होते हैं, ये रिजर्व फंड होते हैं जो कौन क्रिएट करता है, स्टेट क्रिएट करता है फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ देयर डेट ऑब्लिगेशन। जो भी कर्जे से बचने के लिए ये सारे चीजें रिजर्व फंड बनाता है, कौन बनाता है, स्टेट बनाता है। अब स्टेट गवर्नमेंट ही क्या करता है, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को मेंटेन करता है, किसके साथ मिलके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलके करता है, ठीक है। Under the CSF scheme, state government could contribute 1 to 3% of their annual outstanding debt liabilities to the fund. Initially 11 states के पास ये sinking fund था। फिर 12th फाइनेंस कमीशन जो आया 2005 से 2010 वाला, उन्होंने रिकमेंड किया कि सारे स्टेट के पास ये सिंकिंग फंड होना चाहिए, ठीक है। और ये जो फंड मेंटेन किया जाता है आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट इन द पब्लिक अकाउंट, मतलब ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है ना उससे अलग बनाया जाता है, कौन सा, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। और ये किस काम में आता है,
कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जैसे अभी कोविड के टाइम पे आया है तो उसके लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड अलग होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 370 क्यों न्यूज में रहा था। क्योंकि आपको पता होगा अगस्त, कौन सी डेट भी याद होगी आपको शायद, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का स्टेटस स्टेटहुड से चेंज करके यूनियन टेरिटरी कर दिया गया है और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख टेरिटरी। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज में था। तो इसको 1 साल हो गया था 2020 में, 5 अगस्त 2020 को इसको 1 साल हो गया था आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन और 35A के एब्रोगेशन के लिए। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज में रहा था। अब आर्टिकल 370 क्या है? आर्टिकल 370 जो है वो एक टेम्पररी प्रोविजन लिया गया था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जिसमें उन्होंने स्पेशल पावर दी गई थी किसको? जम्मू एंड कश्मीर को, कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चला सकते हैं। फिर आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन को छोड़ के पार्लियामेंट नीड्स द स्टेट गवर्नमेंट्स कॉन्करेंस। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जम्मू कश्मीर में कुछ भी अप्लाई करने के लिए पार्लियामेंट को किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, किसका कॉन्करेंस लेना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट का लेना पड़ेगा। किन 4 फील्डों को छोड़ के? कौन कौन सी 4 फील्ड इनमें नहीं लेना पड़ेगा? वो है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। कौन कौन सी? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। इन तीनों को छोड़ के कुछ भी अप्लाई करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में तो उसके लिए कॉन्करेंस लेना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लॉज जो है वो जम्मू कश्मीर में आज भी एप्लीकेबल नहीं थे। अब तो एप्लीकेबल है, पहले एप्लीकेबल नहीं थे। फिर इसके बाद आर्टिकल 35A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, which stemmed out of आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 से ही आया था आर्टिकल 35A। 370 के हटने की वजह से 35A भी हट गया। इसके वजह से जम्मू एंड कश्मीर असेंबली को डिफाइन किया गया, 35A of the Indian Constitution stemmed out of Article 370 give powers to the Jammu and Kashmir Assembly to define परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट एंड देयर स्पेशल राइट्स एंड द प्रिविलेजेस। 35 ये ए जो है वो क्या करता था, जम्मू कश्मीर असेंबली में डिफाइन किया गया था कि परमानेंट रेसिडेंट जो है स्टेट के, उनको स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस देता था। कौन सा? 35A। अब बैकग्राउंड क्या है इसका? 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन किया था। आपको इसका हिस्ट्री पता होना चाहिए कि जो महाराजा हरीश चंद्र थे, महाराजा हरीश सिंह थे, उन्होंने क्या किया था, इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया था तो प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। ठीक है, फिर उस ट्रीटी के साइन करने के बाद ही आर्टिकल 370 को एंटर किया गया था। कौन से पार्ट में? पार्ट 21 में। तो याद रखिएगा आर्टिकल 370 कौन से पार्ट में था? तो पार्ट 21 में था। ठीक है, और ये टेम्पररी टाइम के लिए था और इस टेम्पररी प्रोविजन में ही स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, सिर्फ कौन कौन सी फील्ड को छोड़ के हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। इन 4 फील्ड को छोड़ के पार्लियामेंट को कॉन्करेंस लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके अलावा स्टेट रेसिडेंट जो वहां पे रहते हैं उनके लिए अलग सेपरेट सेट ऑफ लॉ होते हैं, जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड, प्रॉपर्टी की ओनरशिप से रिलेटेड, सेपरेट पीनल कोड होता है, सेपरेट फंडामेंटल राइट है इंडियन सिटीजन्स के अलावा। ठीक है, फिर अगस्त 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रोमोलगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसके वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे स्टेट में अप्लाई हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 का, जो पार्लियामेंट में पास हुआ और जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज कर दिया। किन 2 टेरिटरी में डिवाइड कर दिया उनको? जम्मू कश्मीर डिवीजन और लद्दाख डिवीजन। लेकिन जम्मू कश्मीर डिवीजन जो है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और जो लद्दाख डिवीजन है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखिए इम्प्लीकेशन क्या है इस मूव के। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कम्प्लीटली जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है, वहां का कोई सेपरेट फ्लैग नहीं होगा। जम्मू कश्मीर का जो टेन्योर था
उसका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का वो टेन्योर अब 5 इयर्स का होगा, पहले कितना होता था 6 इयर्स का होता था, ठीक है। और जो रणवीर पीनल कोड होता है, जैसे हमारे यहाँ इंडियन पीनल कोड होता है ना पनिशमेंट देने के लिए, वहां पे रणवीर पीनल कोड था, उसको भी रिप्लेस कर दिया गया है इंडियन पीनल कोड से। उसके अलावा आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग अब प्रेसिडेंट रूल जो है वो भी स्टेट में लगाया जा सकता है और वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। सेंट्रल कोटा लॉज जो है स्कूल कॉलेज एडमिशन का, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स का, वो भी अप्लाई होगा, ठीक है। उसके अलावा पीपल फ्रॉम अदर स्टेट में भी एबल टू एक्वायर प्रॉपर्टी एंड रेसिडेंसी राइट्स, मतलब पहले जम्मू कश्मीर के अलावा बाहर के लोग जो होते थे दूसरे स्टेट के, वो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हैं, ठीक है। और आरटीआई भी एप्लीकेबल है, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आप वहां पे लगा सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्रोविजन है जम्मू एंड कश्मीर के विच डिनाइड प्रॉपर्टीज राइट टू द नेटिव वुमेन हु मैरी अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द मे स्टैंड इनवैलिडेटेड। एक राइट था जम्मू कश्मीर की, अगर कोई भी वुमेन की शादी आउटसाइड होती है, मतलब जम्मू कश्मीर की लड़की की शादी अगर पंजाब में होती है तो उसके जो प्रॉपर्टी राइट थे वो हट जाते थे, अब नहीं हटेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो किया गया वो कैसे किया गया, तो ये सब जो किया गया वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो था अंडर आर्टिकल 370 उसको अमेंड करके आर्टिकल 37 टू अमेंड आर्टिकल 367, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो था उसने क्या किया, आर्टिकल 367 को अमेंड कर दिया, जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ स्टेट जो है उसका मतलब उन्होंने मान लिया लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट तो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 367 को अमेंड किया और अमेंड करने की वजह से आर्टिकल 373 को हटा दिया गया, ठीक है। इसके वजह से आर्टिकल 370 रिमूव हो गया, मतलब इन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करके आर्टिकल 367 में चेंज किए गए, उसके वजह से आर्टिकल 370 क्या हो गया, रिमूव हो गया। समझ में आया इतना। चलो रिलेटेड डेवलपमेंट्स क्या क्या है जम्मू एंड कश्मीर। देखो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में बना था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट को अमेंड किया था, जिससे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को फैसिलिटेट कर सके, मतलब वहां पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप किया जा सके, ठीक है। चलिए इसके अलावा इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। सेंट्रल स्टेट कर सकती है, डू नॉट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ, हाँ ये आप याद रख सकते हैं, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो ट्रांसफर लैंड इन फेवर ऑफ अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए ट्रांसफर कर सकती है लैंड, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर नहीं कर सकती नॉन एग्रीकल्चर लैंड के लिए, ठीक है। पहले क्या होता था, बिफोर आर्टिकल 317 के रिपील होने के पहले जो नॉन रेसिडेंट्स होते थे वो कुड नॉट बाय एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन जम्मू कश्मीर। पहले कोई भी जाके इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता था जम्मू एंड कश्मीर में, अब कर सकता है, ठीक है। ओके और एक और चीज है, लोकसभा ने जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 पास किया है, जिसमें इस बिल में क्या सीख किया है, मतलब क्या बोला है कि कश्मीर डोगरी और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। किस किस को, अभी कश्मीर वहाँ की शायद ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, वहाँ की उर्दू है, ठीक है। कश्मीरी डोगरी और हिंदी को वहां पे क्या बनाने का बोला है, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने को बोला है। पहले सिर्फ इंग्लिश और उर्दू जो थी वो ही ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी उस स्टेट की, ठीक है। फिर पार्ट 17 का जो आर्टिकल 343 से 351 है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। फिर आर्टिकल 343 जो है वो स्टेट करता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यूनियन की वो कौन सी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में। लेकिन ये याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में 3 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है, कश्मीरी, हिंदी और डोगरी, ये 3 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज देने का दर्जा मतलब डिमांड की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या था और ये क्यों न्यूज में था, ठीक है। रिसेंटली एक असेसमेंट रिपोर्ट आई थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के ऊपर, जिसको किसने लॉन्च किया था, 2 लोगों ने साथ में मिलकर ज्वाइन किया था। एक तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेसिव इम्पेरेटिव, इन लोगों ने मिलकर एक असेसमेंट रिपोर्ट निकाला था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का, ठीक है। अब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या होता है, इसको लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2018 में। क्यों लॉन्च किया गया था, इंप्रूवमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए। कौन सा इंप्रूवमेंट, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है, जो भी मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है उनका सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए,
एक्सिलरेट करने के लिए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2018 में लॉन्च किया था। करंटली ये जो प्रोग्राम है वो कितने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंटेड है? 112 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंटेड है आउट ऑफ 739 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 112 डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेबल इम्प्लीमेंटेड है आउट ऑफ 739 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो जिसमें से 35 जो है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट में आती हैं, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है वो इस आइडिया पे रन करता है कि मूविंग बियॉन्ड इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ द सक्सेस, मतलब सक्सेस इकोनॉमिक मेजर से ज्यादा हमको सक्सेस चाहिए, इक्विटेबल रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए, डिवाइडिंग चेंज को डिवाइड करना है, कोऑपरेटेड एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का यूज करके, ठीक है। ये प्रैक्टिकल और मेजरेबल सोशल प्रोग्रेस आउटकम लेके आता है। मतलब कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मेनली देखो, जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे ये फोकस करता है, ठीक है। एजुकेशन पे करता है, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज पे करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे करता है, स्किल डेवलपमेंट में करेगा, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीजों में ये क्या करेगा, मेन फोकस रखता है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इंडिकेटर है, लेकिन इसमें से 3 कोर प्रिंसिपल जो है इसके, वो 3 सीज अप्रोच है, ठीक है। 3 सीज अप्रोच है। उसमें कन्वर्जेंस करना है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कोलैबोरेशन करना है सिटीजन्स और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को आपस में कोलैबोरेट करके चलना है, और कंपटीशन रखना है डिस्ट्रिक्ट के बीच में, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट ने आज अच्छा किया तो दूसरा उसको देख के अच्छा करे, कंपटीशन करे, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्रोग्राम का, वो सेंट्रल लेवल पे जो है वो नीति आयोग करता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मेन ड्राइवर्स होते हैं इस चेंज के, ईच डिस्ट्रिक्ट का सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर होता है, मतलब 3 लेवल पे इसका काम होता है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे कौन होता है? नीति आयोग होता है, ठीक है, वो इसको देखता है। स्टेट लेवल पे मेन ड्राइवर चेंज, जो भी चेंजेस लाना होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर होता है। इस प्रोग्राम के अंदर जो नीति आयोग होता है वो डेल्टा रैंकिंग रिलीज करता है। ये जो डेल्टा रैंकिंग होती है वो क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट को रैंक करती है, उनका जो भी मंथली इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके हिसाब से उनको रैंक करती है। मेन 6 फोकस एरिया जो मैंने आपको बताया था, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको फोकस में रखकर ही डिस्ट्रिक्ट को रैंक दी जाती है, ठीक है। तो ये था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, नीति आयोग का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। क्यों? सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब इसको 2 लोगों ने लॉन्च किया था, हमने देखा था, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव, इन दोनों ने लॉन्च किया था, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस में क्या था, नॉलेज पार्टनर ऑफ नीति आयोग, ये नीति आयोग का नॉलेज पार्टनर है। ये मेनली क्या करता है, रिसर्च एंड नॉलेज पे वर्क करता है, कंपटीशन और स्ट्रेटेजी रिलीज करता है, मतलब कंपटीशन के लिए बॉडी है जो रिसर्च एंड नॉलेज का काम करती है। ये नॉलेज पार्टनर है नीति आयोग की, ठीक है। इसी ने एक इंडेक्स रिलीज किया था, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में क्या स्टेट की, कौन से स्टेट ने टॉप किया था वो बताइएगा। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2019 लॉन्च किया था इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने। इसके अलावा एक सोशल प्रोग्रेसिव इम्पेरेटिव जो है, ये यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, ठीक है। यूएस बेस्ड एनपीओ है, ठीक है। ये क्या करती है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स लॉन्च करती है, क्योंकि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसमें सोशियो इकोनॉमिक एंड इंडिकेटर्स ही मेन होते हैं, इसलिए सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव, ये इसका काम था सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को लॉन्च करना, ठीक है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में समझ में आ गया। नेक्स्ट हम वापस से एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, हमने अभी आज क्या क्या पढ़ा है सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में। हमने पहले पढ़ा था 5th एंड 6th शेड्यूल के बारे में, अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने की बात चल रही है, उसके लिए उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया हुआ है। 5th शेड्यूल में कौन आते हैं, 6th शेड्यूल में कौन आते हैं, ये भी हमने देखा था। 5th शेड्यूल में ये स्टेट्स आते हैं, 6th शेड्यूल में आते हैं एटीएम में मनी नहीं है, मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम आते हैं, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश और उसके अलावा 3 स्टेट और ऐसे जिसमें एंटर करने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है, और इंडिया के सिटीजन्स को और जो फॉरेन के सिटीजन्स होते हैं उनको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की जरूरत होती है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट है वो, अरुणाचल प्रदेश और नमामि, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को याद रखनी है। और 6th शेड्यूल में ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है एज कम्पेयर टू 5th शेड्यूल, ठीक है। पीसा एक्ट 1996 लगाया जाता है 5th शेड्यूल में, और 6th शेड्यूल की ऑटोनॉमी ज्यादा होती है, और यहाँ पे क्या होती है, एडवाइजरी काउंसिल होती है, ठीक है।
ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। अच्छा, बोरोइंग पावर और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देखा था। तो बोरोइंग पावर्स में आता है सेंटर के पास जो बोरोइंग पावर्स है वो अंडर आर्टिकल 292 के अंडर में आती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो किसी से भी बोरो कर सकता है, डोमेस्टिकली भी बोरो कर सकता है, अब्रॉड से भी बोरो कर सकता है, लेकिन स्टेट सिर्फ डोमेस्टिकली ही बोरो कर सकता है, ये हमने देखा था। एक फंड के बारे में देखा था, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, जो किसके साथ मिलकर बनाया गया था, आरबीआई के साथ बनाया गया था। कौन सी ईयर में बनाया गया था, 1999 से 2000 के बीच में बनाया गया था। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, अगर कोई भी रेवेन्यू सोर्सेज अगर खत्म होने लग जाते हैं तो स्टेट को हेल्प करने में, स्टेट को हेल्प करता है। कौन सा, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, लेकिन ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से अलग होता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 370 के बारे में देखा है कि इसमें टेम्पररी प्रोविजन दिए गए थे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ये दोनों रिमूव हो गए हैं। इसके रिमूव होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया था, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और लद्दाख जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। अब इसको हटाने की वजह से क्या क्या चेंजेस हुए, पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब पूरे कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हो गया, कोई सेपरेट फ्लैग नहीं होगा, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आरटीआई एप्लीकेबल है, और इसके अलावा और क्या क्या है, तो जो नेटिव वुमेन है अगर वो आउटसाइड किसी से शादी करती है तो उनका जो प्रॉपर्टी राइट है वो भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में हुए थे। फिर हमने देखा था इंटर स्टेट काउंसिल जो रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है, इसको सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था 1990 में। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल कौन सा दिया गया है इंटर स्टेट काउंसिल का, 263। अब ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर में डिस्प्यूट चल रहा था, 7000 स्क्वायर किलोमीटर का डिस्प्यूट है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल अंडर में आते हैं, तो आर्टिकल 3 आता है, आर्टिकल 131 आएगा, और आर्टिकल 263 आएगा। आर्टिकल 3 हमने बोला था कि इसके थ्रू पार्लियामेंट को पावर है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकता है। आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सेंट्रल स्टेट और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के साथ डील कर सकता है। आर्टिकल 263 में है कि प्रेसिडेंट जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल बना ले और वो उसको एडवाइस कर सकती है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। फिर हमने देखा था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो किसका प्रोग्राम है, नीति आयोग का प्रोग्राम है। ये किस लिए लॉन्च किया गया है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने के लिए अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, अभी ये कितने स्टेट में चल रहा है, 112 स्टेट में चल रहा है। इनका मेन फोकस एरिया किस पे होता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो मेन है, फिर एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मेन ध्यान दिया जाता है। और उसके अलावा 3 सीज के ऊपर काम करता है, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोगों ने, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जुडिशियरी के बारे में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जुडिशियरी के बारे में देखेंगे। अभी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसको हिस्ट्री पढ़ना है, तमिलनाडु क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री अगर वो कवर करना चाहता है, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है तमिलनाडु क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री, और एक क्विक रिवीजन सीरीज भी है पॉलिटी का। ठीक है, वहाँ उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है, पूरी पॉलिटी अभी कवर नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सारा कवर है। अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो जाकर रिवाइज कर सकते हैं। चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट में आपको वो सारे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, इसके पहले भी 2 लेक्चर अपलोड हुए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के, हम जल्दी ही पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करेंगे। इसका 4th पार्ट आएगा, 5th आएगा, 6th आएगा, 7th आएगा। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।